नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश में वामपंथी और कांग्रेसियों का एक ऐसा बड़ा नेक्सस है जो काम करता है, जो हिंदुस्तान विरोधी खबरें चलाना पसंद करता है और साथ ही यहाँ की मूल संस्कृति और हिंदुस्तान से नफरत भी करता है। इसमें कई बड़े वामपंथी चैनल और पत्रकार शामिल हैं। इनके नाम बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। और इनको कुछ खास बड़ी मीडिया हाउसेज भी शह देती हैं और इसी काम में लिप्त भी हैं। अब इसी कड़ी में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई इन दिनों एक नई मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीटीआई ने चीनी राजदूत को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मंच प्रदान किया था। समाचार एजेंसी के साथ हुए एक साक्षात्कार में चीनी राजदूत सन विडोंग ने गलवान घाटी में हुए टकराव के लिए पूरे देश को पूरा जो देश था यानी कि भारत को ही दोषी ठहरा दिया था और सारा दोष भारत पर ही डाल दिया था। लेकिन आश्चर्य यह है कि इस दौरान एक बार भी पीटीआई ने चीनी राजदूत को सवालों से नहीं घेरा और ना ही उसके प्रोपेगेंडा को किसी तरह से फेल करने की कोई कोशिश की या उस पर कोई अंकुश लगाने की भी कोई कोशिश नहीं की। जबकि एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता का यही धर्म होता है कि वह अपने देश के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब दे, मगर पीटीआई ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार ने पीटीआई के संचालन के खिलाफ कठोर कदम उठाने का पूरा मन बना लिया है, वो भी पीटीआई बोर्ड के कई लोगों द्वारा विचार साझा किए जाने के बाद सरकार ने यह सोचा है। प्रसार भारती ने चीनी राजदूत के साक्षात्कार को देखते हुए पीटीआई के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने का फैसला किया है। उस इंटरव्यू को कुछ लोगों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जारी किया गया एक प्रेस रिलीज तक बता डाला था। अब पीटीआई की देश विरोधी रिपोर्टिंग प्रसार भारती को नागवार गुजरी है। ऐसे में प्रसार भारती पीटीआई के साथ अपने संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और इसे लेकर पता चला है कि पीटीआई से संबंधों पर निर्णय के बारे में जल्द ही अवगत कराया जाएगा देश को। सूत्रों के अनुसार 1980 के बाद से पीटीआई को करीब 200 करोड़ रुपए पब्लिक फंड के तौर पर मिले हैं, जबकि जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नगण्य रही है। यानी इसने अपनी कोई जवाबदेही नहीं की है, कभी भी जनता को किसी भी बारे में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन जनता से पब्लिक फंडिंग के जरिए 200 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। आज की तारीख में यह फंड 400 से 800 करोड़ रुपए के निवेश के बराबर है। अगर हम घटते बढ़ते ब्याज दरों के अनुसार इसका आकलन करें भी तो भी। अब बता दें, सूत्रों ने यह बताया है कि प्रसार भारती के अधिकारियों का मानना है कि पीटीआई निजी मीडिया संस्थानों के मुकाबले सार्वजनिक संस्थानों से कितना शुल्क लेता है, इसमें और अधिक पारदर्शिता की ज़रूरत है। चिंता की बात यह भी है कि पीटीआई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक निजी मीडिया संस्थाओं में से हैं। प्रसार भारती का मानना है कि निजी समाचार पत्रों और समाचार चैनलों से उनकी सदस्यता के लिए जितना शुल्क लिया जाता है उससे कहीं अधिक पीटीआई उनसे वसूलता है। ऐसे में पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स का मानना है कि शुल्क को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। अब यह पता चला है कि पीटीआई और प्रसार भारती के बीच व्यावसायिक संबंधों की गहनता से समीक्षा की जा रही है। पीटीआई जिस रास्ते पर चल रही है, प्रसार भारती के अधिकारियों के लिए यह अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। भविष्य में पीटीआई को सरकारी फंडिंग मिलेगी या नहीं, कुछ ही दिनों में इसका फैसला हो जाएगा और उसी फैसले से संबंधित एक रिपोर्ट और है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें। वैसे तो समाचार एजेंसी का सांप्रदायिक रूप से फर्जी समाचारों और राजनीतिक मामलों पर फर्जी खबरों को फैलाने का इतिहास रहा है, लेकिन चीन को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पीटीआई ने अपना मंच देकर हर सीमा को पार ही कर दिया था। अब समझिए कि समाचार एजेंसी की कमाई होती कैसे है। पीटीआई एक समाचार एजेंसी है और वह खबरें देकर ऐसे लोगों से धन अर्जित करती है जिन्होंने एजेंसी की सदस्यता ले रखी होती है। इस प्रकार समाचार एजेंसी रिपोर्ट इकट्ठा करके उसमें रुचि रखने वाले पार्टियों को बेचकर उससे अपनी इनकम लेती है। उदाहरण के लिए पीटीआई की रिपोर्ट्स मुख्य धारा की मीडिया में दिखाई देती हैं। ठीक उसी तरह से अन्य समाचार एजेंसियां जैसे एएनआई, आईएएनएस और यूएनआई के साथ साथ वैश्विक एजेंसियां जैसे रॉयटर्स और एपी आदि भी इसमें शामिल हैं। मौजूदा विवाद के अलावा पीटीआई का फर्जी खबरों को फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। समाचार एजेंसी की ओर से मिली रिपोर्ट को अधिकांश मीडिया बिना किसी संपादन के प्रकाशित कर देते हैं। इसके कारण व्यक्तिगत मीडिया हाउसों की तुलना में समाचार एजेंसियों की ओर से आई फर्जी खबरें भी अधिक लोगों तक पहुंच जाती हैं। पिछले वर्ष जुलाई में एक रिपोर्ट पेश करते हुए पीटीआई ने दावा किया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
कई मीडिया हाउसों द्वारा इस भ्रामक रिपोर्ट को चलाए जाने के बाद वित्त मंत्री को खुद स्पष्ट करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। राजनीतिक मसलों पर भी न्यूज एजेंसी फेक न्यूज को हवा देती रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीटीआई ने दावा किया था कि आप के केवल 25% उम्मीदवारों पर ही गंभीर आपराधिक मामले हैं, जबकि असल में यह संख्या 51% निकली। पीटीआई ने इसी रिपोर्ट में बीजेपी और कांग्रेस के डेटा के साथ भी छेड़छाड़ कर डाली थी। 2017 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि यूपी सरकार ने राज्य में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में भारी कटौती की थी। उसी वर्ष पीटीआई ने एक और ऐसी खबर चलाई थी जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक टीवी समाचार एंकर के द्वारा अपमानजनक सवाल पूछे जाने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान किया था, जबकि यह पूरी तरह से गलत था। पिछले साल ही हुए सीएए विरोधी दंगों के बाद यूपी सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान के लिए पैसे वसूलने के लिए दंगाइयों की संपत्ति को जब्त करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस कदम को भी पीटीआई ने गलत तरीके से पेश किया और दावा किया था कि योगी आदित्यनाथ ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी। ये समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा फर्जी समाचारों के कुछ उदाहरण थे। हकीकत में पीटीआई हमेशा से फर्जी और भ्रामक खबरें चलाता रहा है, जिसे मीडिया संस्थान आंख मूंद कर पब्लिश करते रहे हैं और ये बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचता रहा है और ये उनके साथ विश्वासघात जैसा ही है। अब इन सब के पीछे उसकी क्या मंशा रही है और उनको ऐसा करने के लिए कौन लोग प्रेरित करते रहे हैं, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी पर एक और बड़ी और कड़ा रुख अपनाते हुए प्रसार भारती ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने के खिलाफ जो है, यानी कि प्रसार भारती ने पीटीआई के साथ हुए करारों की समीक्षा शुरू कर दी है। अब उसने पीटीआई को 84 करोड़ रुपए का बिल थमाया है। जी हाँ, प्रसार भारती का कहना है कि जिन नियम एवं शर्तों के साथ पीटीआई को उसके नई दिल्ली स्थित दफ्तर के लिए जमीन मुहैया कराई गई थी, उसका उसने उल्लंघन किया है। उक्त जमीन पीटीआई को लीज एग्रीमेंट पर दी गई थी और न्यूज एजेंसी को दसियों करोड़ का फायदा होता आया है। बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दफ्तर के लिए पीटीआई ने 1984 से लेकर अब तक किराया नहीं दिया है, यानी कि समझ लीजिए जितनी मेरी उम्र हो गई है उससे कहीं ज़्यादा समय से इसने आज तक किराया ही नहीं दिया है। ऊपर से उसने उक्त परिसर में अवैध निर्माण भी कराया है। इन्हीं कारणों से उसे नोटिस भेजा गया है। पत्रकारों की पूरी लॉबी ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए पीटीआई का बचाव किया है। पीटीआई द्वारा भारत चीन तनाव के बीच चीनी राजदूत का इंटरव्यू लेकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया गया, जिससे सरकार नाराज है। 7 करोड़ रुपए के सालाना करार के साथ भारत सरकार पीटीआई की सबसे बड़ी सब्सक्राइबर है। वहीं अगर पीटीआई को मिले ताज़ा नोटिस की बात करें तो इसे केंद्रीय आवास मंत्रालय के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा मंगलवार 7 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अब पीटीआई से कहा गया है कि वो 1 महीने के भीतर सारे बकाये को क्लियर करे, वरना उसे 10% जुर्माने के रूप में अलग से देना पड़ेगा। सरकार से अपने सवालों के जवाब या स्पष्टीकरण पाने के लिए भी एजेंसी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। याद हो कि समाचार एजेंसी के साथ हुए एक साक्षात्कार में चीनी राजदूत सन विडोंग ने गलवान घाटी में हुए टकराव के लिए पूरे दोष को भारत के ऊपर डाल दिया था। लेकिन आश्चर्य यह है कि उस दौरान एक बार भी पीटीआई ने चीनी राजदूत के सवालों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना ही उसे किसी प्रकार से उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की, ना ही उसके प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से किसी तरह से उसके प्रोपेगेंडा को खारिज करने की कोशिश की। यानी कि पीटीआई ने चीनी राजदूत के जो इंटरव्यू वो में जो कहना चाहता था उसे सीधे तौर पर भारत के लोगों के ऊपर थोप देने में सहायता करी, उसके प्रोपेगेंडा फैलाने पर में भी उसकी सहायता की। मौजूदा विवाद के अलावा पीटीआई का फर्जी खबरों को फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उसे अब जो है इसके अलावा इन सब कामों से भारी फायदा होता रहा है। सूत्रों के अनुसार पीटीआई को प्रसार भारती से प्रत्येक वर्ष 9 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। इसके अलावा पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से भी पीटीआई को भारी रकम मिलती है। पीटीआई की देश विरोधी रिपोर्टिंग देख प्रसार भारती का मानना है कि इस करार के साथ आगे बढ़ना अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि इसी प्रकार प्रसार भारती जो है पीटीआई के किसी भी खबर के साथ आगे बढ़ती रही तो इससे सरकार की छवि भी धूमिल होगी। और इसके अलावा सरकार किसी भी खबर पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकती, उसकी जांच परख की जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब पीटीआई को सबक सिखाने का समय आ गया है और इसी कड़ी में भारत सरकार ने
पीटीआई को बड़े बड़े नोटिस थमाए हैं कि आप अपना कार्यान्वयन जो करते हो वो किस प्रकार करते हो, उसका फ़ायदा आप कहां से लेते हो, कैसे लेते हो, इस बारे में स्पष्टीकरण भी जानने की अब कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ सरकारी जगह पर रहकर इतना बड़ा फ़ायदा कमाने के बाद खुद सरकार को किराया न देना, लगभग मतलब 36-37 साल से आप सरकार को किराया नहीं दे रहे हो और जो है आप मुनाफा कमाए जा रहे हो और उल्टा सरकार से ही पैसा वसूलते हो, तो इस सब का अब स्पष्टीकरण पीटीआई से मांगा जाना बेहद ही ज़रूरी हो गया है। तो इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना